मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 विषय गणित कक्षा 10वीं सेट डी पूर्णांक 75। तो इसका हल देखेंगे। देख लीजिए पूरा प्रश्न पत्र यहाँ पर। जैसे 26 और 91 का HCF होगा तो देखिए 26 का क्या हो गया 13 गुणित 2 और 91 का 13 गुणित 7, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 13, तो HCF क्या हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है रेखी बहुपद x धन b का शून्यक होगा, तो शून्यक इसके बराबर 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा ऋण b/a, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो रैखिक समीकरण युग्म इतने का। देखिए ये दोनों बराबर रहते और ये बराबर नहीं तो कोई भी हल नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का सार्वंतर है। सार्वंतर दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, 7 में से जब 2 घटा देंगे तो बचेगा 5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर है। तो देखिए यहाँ पर दो रेखा बोल रहा है PA और PB 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है, तो ये 80 अंश के कोण पर झुकी हो गई, तो ये आधा कोण हो जाएगा इधर 40 और इधर 40। ठीक है, ये जो स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या है 90 अंश का कोण बनाती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होगा। तो यहाँ पर हमको कोण पूछ रहा है, कौन सा कोण पूछ रहा है POA, ये वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये 90 धन 40 आ जाएगा, 90 धन 40 कितना हो गया 130, इसको 180 में से घटा देंगे 130 को तो ये बचेगा 50 अंश, तो यहाँ पर आएगा 50 अंश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो इसका वर्ग हो जाएगा, भुजा का वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा 4 × 16 बटे 9 9 81, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप खालिस्तान देख लेते हैं। तो खालिस्तान में लिखा है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का खालिस्तान कहलाती, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का खालिस्तान कहलाती है, तो y अक्ष से दूरी जो होगी x अक्ष का मान क्या कहलाती है भुज कहलाती है। ठीक है, फिर यदि किसी मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो दोनों जब बराबर होते हैं सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश का होता है। फिर केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध है बहुलक बराबर 3 माध्य ऋण खालिस्तान, तो ये हो गया बहुलक बराबर 3 माध्यक ऋण 2 माध्य। तीसरा आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। फिर है किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव शून्य होती है। ठीक है, अब देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी बनाइए, तो 1 + cot² थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन नंबर एफ। फिर है cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, तो ये ऑप्शन नंबर ई। फिर टेन थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, ऑप्शन जी। फिर द्विघात समीकरण का विविक्तकर, तो द्विघात समीकरण का विविक्तकर होता है d बराबर b² - 4ac, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो मानक रूप होता है ax² + bx + c, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, द्विवास्तविक नहीं है, तो इसका मतलब उसका जो विविक्तकर डी होगा ये 0 से छोटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से ये आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हुई। इसके बाद देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ क्या लिखा है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र, तो n पदों के योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, फिर है मूल बिंदु से x y की दूरी लिखिए, तो मूल बिंदु से x y की दूरी हो जाएगी वर्गमूल x² + y²। उसके बाद है दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए, तो वह रेखा जो
नेत्र को वस्तु से मिलाती है उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है। फिर किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो ये अनंत हो सकती है, अनंत। फिर है वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र, तो 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। फिर है बेलन के आयतन का सूत्र, तो ये बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr² h। बेलन के आयतन का सूत्र πr² h। ठीक है। फिर है वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या, सत्य असत्य लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य लिखिए। तो वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा असत्य। फिर 2 4 6 8 का एक समांतर श्रेणी है, तो बिल्कुल सत्य है। फिर समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी सही है। फिर बिंदुओं ऋण 4 और 6 तथा ऋण 4 6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 है। देखिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो ऋण 4 धन 4 0 हो जाएगा, और 6 और ऋण 6 0, तो बिल्कुल सही है। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh होता है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है 2πrh होता है, बिल्कुल राइट है। फिर किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, ये भी सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद सवाल देख लीजिए। अभाज्य गुणनखंडों को 8 9 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए। तो 8 9 और 25 का HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 8 का अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2। 9 का अभाज्य गुणन करेंगे तो 3 गुणित 3। 25 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणित 5। अब यहाँ हमको क्या निकालना है, HCF। तो HCF बराबर, देखिए तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। यहाँ 1 हो जाएगा कॉमन, यहाँ 1, यहाँ 1, तो इसका HCF होगा 1। ठीक है, तो HCF निकल गया 1। उसके बाद प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट है अभाज्य अथवा वाला। क्या लिखा है, 306 और 657 का HCF 9 है और LCM इतना है। तो इसको जब आप हल करेंगे, हर बार परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में, त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में, प्री बोर्ड सभी में आता है। तो इसकी आप अच्छे से तैयारी कर ले, देख ले कैसे करेंगे। संख्याओं का गुणनफल, इसको जब हल करेंगे तो लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो संख्या क्या है, 306 गुणित 657 बराबर 9 गुणित, ये क्या दिया है, 9 HCF। तो अब हमको ज्ञात करना है LCM। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा LCM बराबर 306 गुणित 657 भागित 9। इसका जब गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 38। तो इसका गुणा करके 9 का भाग देने पर फ्रेंड्स ये हो जाएगा 22,338। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका हल करना है। 7वां सवाल का जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर n की घात अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें आप लिखेंगे किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके जो गुणनखंड है, गुणनखंड में 2 गुणित 5, 2 और 5 होना चाहिए, जबकि 6 पर n की घात बराबर 2 गुणित 3 हो रहा है पर n की घात। तो यहाँ पर 5 नहीं है क्या, 5 नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो यहाँ आप लिख लेंगे, देखिए दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 13 निकलेगा, इसमें दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 5 निकलेगा। ठीक है, तो चूंकि पहली संख्या में 13 से भाग जा रहा है, दूसरी संख्या में 5 से भाग जा रहा है, इसीलिए संख्याएं भाज्य है। अगला द्विघात बहुपद x² धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका गुणनखंड निकालना है शून्य ज्ञात करने के लिए। तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से आप इनका शून्यक निकाल लेंगे। ज्ञात करना है शून्यक मान के लिए हम लिखेंगे शून्यक मान के लिए। तो शून्यक मान के लिए पूरे बहुपद को 0 के बराबर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। इसका गुणनखंड कर देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस, तो ये हो गया 5x धन 2x धन 10 बराबर 0। तो इन दोनों में से देखिए क्या निकलेगा, x, तो x धन 5 और गुण धन 2 निकलेगा तो x धन 5 बराबर 0। ये हो गया x
धन 5, एक कोष्टक में, दूसरे में हो गया x धन 2 बराबर 0। ये हो गया x धन 5 बराबर 0 या x धन 2 बराबर 0। ये हो गया x बराबर ऋण 5 या x बराबर ऋण 2 आंसर। तो 2 शून्य हो गए फ्रेंड्स, ऋण 5 और ऋण 2। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा प्रश्न पत्र हल करना है। अब देख लीजिए आगे के जो सवाल है, इसको क्या लिखा हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए नीचे दिए गए आकृति में px के शून्यकों की संख्या लिखिए। तो शून्यकों की संख्या देखिए, जितने स्थान पर काटता है उतने शून्यक होते हैं। तो 1 2 3 स्थान पर काट रहा है, तो यह इसके जो शून्यक होंगे 3 होंगे। ठीक, अब ये बाकी सवाल के आंसर चाहते हैं तो प्लीज़ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए इतना ही इसमें हल करते हैं। बाकी सवाल नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।